लेकर आ गया हूँ रीचर का सेकंड सीजन। ये है रीचर। ये फौज में पला बड़ा एक रिटायर फौजी है जो अब अपनी मर्जी अपनी शर्तों पे काम करता है। नकली नाम और कम सामान, यही इसकी खूबी है। ना ही इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड में कोई फिंगरप्रिंट्स हैं और ना ही कोई बैंक लोन, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही कोई सरकारी दस्तावेज। इसके जिंदा होने का सिर्फ एक ही सबूत है, वो है ये खुद लंबा चौड़ा वन मानुष। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें, आपका खून खोल उठेगा। यहाँ से भी देखेंगे तो कोई हर्ज नहीं, पिछली स्टोरी इस स्टोरी से मैच नहीं करती। लाखों करोड़ों साल पहले दो तरह की प्रजातियां थी। एक वो जो अपना परिवार बसाकर सारी जिंदगी एक ही जगह पर गुजार देती थी, और दूसरी दर दर भटकने वाली प्रजाति। ये उसी प्रजाति का वंशज है। तो आइए आपका और समय खराब किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक इंसान को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया। जब तेज हवा और पेड़ों से टकराता हुआ वो नीचे गिरा तब उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये है रीचर। ये एक दुकान से अपने लिए कपड़े खरीदता है जो कि इसने पहन रखे हैं। इन कपड़ों की पेमेंट बनती है $22। रीचर के पास कम रुपए थे, इसलिए वो शॉपकीपर को कहता है कि मैं सामने वाले एटीएम में से पैसे लेने जा रहा हूँ। जब वो एटीएम के पास जाता है तो वहाँ पहले से ही एक औरत एटीएम में से पैसे निकाल रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो घबराई हुई थी। फिर रीचर आसपास देखता है। रीचर कहता है आप पैसे निकालते रहिए, बस मुझे ये बताइए कि आपके लेफ्ट साइड जो कार खड़ी है क्या वो आपकी है? वो लेडी हाँ कह देती है। वो कहती है कि पीछे की सीट पर मेरा बेटा है, ड्राइवर के पास गन है। रीचर कहता है आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। फिर वो कार के पास जाता है और घूसा मारकर ड्राइवर को बाहर खींच लेता है। उस ड्राइवर को तोड़ने फोड़ने के बाद वो गन उसी लेडी को दे देता है और कहता है कि पुलिस को बुलाइए, मैं जा रहा हूँ, मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। फिर एटीएम से पैसे निकलवाकर शॉपकीपर को वो $30 देता है और कहता है जो जैकेट मैंने अभी खरीदी थी उस पर खून लग गया है, नहीं चाहिए। फिर वो उस लेडी का फोन लेकर अपनी दोस्त को फोन करता है। वो कहती है मैंने तुम्हारे अकाउंट में न्यूयॉर्क आने के लिए खर्चा डाल दिया है और टिकट भी बुक करवा दी है, जल्दी न्यूयॉर्क आ जाओ, हमारे दोस्त केविन फ्रांस का मर्डर हो गया है। रीचर वहाँ के लिए निकल पड़ता है। एक्चुअली जब रीचर फौज में था तब केल्विन फ्रांस उसके साथ काम करता था। उसके साथ उसकी और भी टीम थी। रीचर सबका सीनियर था, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर रीचर विलियमबर्ग ब्रुकलिन में जाता है। फिर वो नीली से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। नीली को पता था रीचर एग्जैक्ट कितने टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए उसने उसका ऑर्डर पहले से ही कर रखा था। फिर वो बताती है कि केल्विन करीब एक हफ्ते पहले अपने घर से गायब हो गया था। फिर उसकी लाश कैट्सिकल माउंटेन में मिली। उस इलाके में पुलिस की संख्या सिर्फ 20 है। अब इस केस की जांच NYPD कर रही है। केल्विन की एक वाइफ और एक बच्चा भी है। गायब होने से पहले उसने मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़े थे। वो मुझे किसी केस के बारे में बताना चाहता था। मैं बिजी थी, बात नहीं कर पाई और फिर पता लगा कि उसका खून हो गया है। रीचर कहता है कि उसको मारने से पहले उसे टॉर्चर किया गया था और उसे प्लेन से नहीं हेलीकॉप्टर से फेंका गया है। उसके पैर नीचे गिरने से नहीं टूटे बल्कि कुछ दिन पहले ही तोड़ दिए गए थे। उन्होंने उसे जंग लगे सरिये से पीटा है, बहुत दर्द हुआ होगा उसे। उन्होंने जरूर उसे किसी जानकारी हासिल करने के लिए मारा है। रीचर कहता है उसने तुम्हें कांटेक्ट किया, इसका मतलब अपनी बाकी की टीम को भी कांटेक्ट किया होगा। नीली कहती है मैंने सभी के पास फोन किया था लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। एक दो के तो नंबर भी बंद थे और उनके एक साथी लोरे की मौत भी हो चुकी है, उसको किसी ट्रक ने उड़ा दिया था। फिर रीचर कहता है कि मैं नहीं चाहता केल्विन का केस कोई और पुलिस वाला देखे, हमें उसकी बीवी से मिलना होगा। फिर जब वे कार में बैठते हैं तो दूर खड़ी कार में एक गंजा आदमी उन पर नजर रखे हुए था और वहीं पास में ही एक और कार थी जिसमें एक आदमी अपने बॉस को फोन करके बताता है कि वो अभी उस पहलवान से मिली थी। रास्ते में वो अपने एक साथी ओडोनल को वॉइसमेल भेजता है और अपने होटल का एड्रेस बताकर उसे वहां आने के लिए कहता है। नीली कहती है हो सकता है हमारे बाकी के साथी भी मुसीबत में हो। फिर वे दोनों केल्विन के घर पहुंच जाते हैं और उसकी बीवी से मिलते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि मेरा पति तुम्हें पहलवान कहता था, वो अक्सर हमें तुम लोगों की कहानियां सुनाया करता था। रीचर कहता है क्या तुम हमें शुरुआत से बता सकती हो क्या हुआ था? वो कहती है मैं अपने बेटे को लेकर अपनी बीमार माँ के पास प्रोवो गई थी। जब कुछ दिन बाद मैंने केल्विन को फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे उसकी चिंता होने लगी। जब मैंने पुलिस को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो कहीं पार्टी कर रहा हो क्योंकि उसकी बीवी और बच्चा घर पर नहीं थे। मेरा पति उन लोगों में से नहीं था जो पार्टी के चक्कर में अपनी बीवी का फोन ना उठाए। मुझे चिंता हुई और जब मैंने घर आकर देखा तो पूरा घर बिखरा पड़ा था। पुलिस पता नहीं लगा
लगा पाई ये किसका काम था। रिचर पूछता है क्या तुम जानती हो कि वो किस केस पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है। फिर वो कहती है शायद उसके ऑफिस में तुम्हें कुछ मिल जाए। फिर केल्विन की वाइफ उनको चाबी देकर ऑफिस का एड्रेस बताती है और बताती है कि उसके ऑफिस को पहले ही तहस नहस कर दिया गया था और केल्विन अक्सर कहता था मेरे साथी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हैं, शायद आप लोगों को कुछ मिल जाए। फिर वहां से बाहर निकलकर रिचर कहता है वही काली गाड़ी यहाँ भी खड़ी है जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, लेकिन नियली उसको यहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी एक आदमी जो रेस्टोरेंट के बाहर इन पर नजर रखे हुए था अपने बॉस को फोन करके बताता है कि उन्होंने इसी होटल में कमरा लिया है, वो भी किसी और नाम से। उसका बॉस शेन कहता है तुम होटल पर नजर रखना। दूसरी तरफ रिचर और नियली केल्विन के ऑफिस पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ऑफिस पूरी तरह से बिखरा हुआ था। शीशे को देखकर रिचर कहता है कि इसको गुस्से में तोड़ा गया है क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। नियली कुर्सी के खोखले पैर को उठाती है और बताती है कि जो भी उन्हें चाहिए था वो बहुत छोटा होगा। तभी वे हर खोखली चीज को तोड़कर देख रहे थे। उन्हें वहां पर एक फोटो फ्रेम भी मिलता है जिसमें वो फोटो थी जब वे सब फौज में थे। फिर नियली उसके ऑफिस की चेन देखकर कहती है केल्विन तेज था, वो जानता था कि जिस चीज के कारण उसकी जान